पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक बयान के हवाले से यह दावा किया कि बखमुत पर पुतिन की सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। मतलब 9 महीने तक जंग लड़ने के बाद ज़ेलेंस्की की फौज ने बखमुत में रूस के आगे घुटने टेक दिए। जबकि ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर वहां से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि 20 मई को रूस ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप और उसकी सेना ने मिलकर बखमुत पर कब्जा कर लिया। इसके एक दिन बाद ज़ेलेंस्की ने भी इस पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बखमुत अब हमारे दिलों में बसा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जापान में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान ज़ेलेंस्की ने ये जानकारी बाइडेन को दी। उन्होंने ये भी बताया कि बखमुत पर न सिर्फ रूस का कब्जा हो गया है, बल्कि पूर्वी यूक्रेन में बसा ये शहर जंग में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और बखमुत पर कब्जा करने के बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें जंग की वजह से पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बसा ये शहर पूरी तरह तबाह नजर आया। क्योंकि पुतिन ने इस छोटे से शहर को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि रूस ने इंसानों को भाप बना देने वाले अपने सबसे घातक हथियार TOS-1A थर्मोबैरिक MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को उतार दिया था। इसे थर्मोबैरिक बम भी कहते हैं। रूस का दावा है कि अब बखमुत पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। सबूत के तौर पर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वहां हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें शहर की सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील दिखी। मिसाइल गिरने से जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। इस दौरान वहां रूसी सेना के कुछ जवान गश्त करते भी दिखाई दिए। इधर IT शेयरों में जबरदस्त तेजी की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों की बम्पर कमाई हुई। एक दिन में निवेशकों की संपत्ति 2,20,000 करोड़ बढ़ गई, जिसमें सिर्फ IT ही नहीं बल्कि टेक, सर्विसेज और फार्मा के शेयरों का भी बड़ा योगदान रहा। हालांकि बैंकिंग और टेलीकॉम शेयरों में थोड़ी कमजोरी रही, लेकिन इससे उभरते हुए शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 234 अंक उछलकर 61,934 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 111 अंक चढ़कर 18,300 के पार बंद हुआ। और इस तरह एक ही दिन में निवेशकों को 2,20,000 करोड़ का फायदा हुआ। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में दरार आ गई। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि चीन CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बंद होने की वजह से नाराज है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक संकट में चीन ने उसकी मदद तो की, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शुरू नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट पर चीन का अब तक $40 अरब खर्च हो चुका है, जबकि ये पूरा प्रोजेक्ट ही $60 अरब का है। पाकिस्तान के मीडिया ने चीन की नाराजगी की वजह पाकिस्तान के सियासी हालात को बताया। इसीलिए पिछले महीने पाकिस्तान के सियासी दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री ने वहां के हालात पर खुलकर बयान दिया था। और पाकिस्तान के मीडिया ने भी चीन की नाराजगी को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से। वहां ईरान के सुरक्षा बल के जवानों पर आधुनिक हथियारों से लैस कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिसमें ईरान के 6 सैनिक मारे गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। घटना तब हुई जब कुछ हथियारबंद आतंकी पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार कर ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरान के सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें ईरान के बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात 6 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान की मीडिया ने दावा किया गया कि इस खूनी झड़प के बाद सारे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि यह हमला किस आतंकी संगठन ने किया, इसका पता नहीं चल सका और न किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस घटना के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये खूनी झड़प राजधानी तेहरान से करीब 1360 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व के एक शहर सरावान में हुई। ईरान के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी ईरान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और जब ईरान के सुरक्षा बल ने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान के 6 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। जिस इलाके में झड़प हुई वो ईरान के सबसे गरीब इलाकों में एक है, जहां शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। उधर ईरान और अफगानिस्तान को चला रहे तालिबान के बीच हेलमंद नदी के पानी के लिए युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री ने तालिबान को 2 टूक कह दिया कि वो ईरान को नदी के ऊपर बने बांध का मुआयना करने दें, जबकि इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने तालिबान को खुली धमकी दी थी कि ईरान अपने हिस्से के पानी को कतई नहीं जाने देगा। और अगर तालिबान ने ईरान की धमकी हल्के में ली तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत तक जाती है। 1973 की संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को एक तय मात्रा में नदी का पानी देना होता है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। तालिबान का कहना है कि वो पानी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अफगानिस्तान में सूखा पड़ा है और हेलमंद नदी का पानी कम हो चुका है। लेकिन ईरान को तालिबान की बात पर यकीन नहीं, इसलिए वो खुद अपनी आंखों से अफगानिस्तान में नदी पर बने बांध में पानी का स्तर मापना चाहता है। ईरान का कहना है कि वो खुद सूखे से जूझ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमला हो गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 1 आतंकवादी मारा गया।
जिसकी पहचान की कोशिश जारी है। पाकिस्तान की सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि आतंकवादियों ने उस चेक पोस्ट को निशाना बनाया जिसे बलूचिस्तान के जरगुन इलाके में कोयला खदानों की निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और दावा किया कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। हालांकि आतंकी हमले की साजिश किसने रची इसकी जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आतंकी हमले के पीछे TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक महीने पहले स्वात में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था, जहां 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हो गए थे। उस हमले में भी आशंका जताई गई थी कि TTP का ही हाथ था। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर महिला कैदी का चटाई पर लिटाकर इलाज किया गया। दहेज उत्पीड़न मामले में महिला को हुई सजा है। और जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले महिला कैदी को गाड़ी से उतारकर एक चटाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। पुलिस कर्मियों के मुताबिक अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। स्ट्रेचर नहीं मिला ना, यहाँ सब पूरा यहाँ से वहाँ तक पहुँचा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेडिकल प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया। इस बीच अमेरिका के अलाबामा में अंधाधुंध फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि मौके का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक यह हमला रात करीब 1 बजे हुआ, जब एक बार के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। अचानक फायरिंग होने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को बार के बाहर एक आदमी घायल हालत में मिला, वहीं एक महिला बेसुध हालत में पार्किंग में मिली। दोनों को हमलावरों ने गोली मारी थी। इसके साथ ही 2 और लोगों को हमलावरों ने निशाना बनाया। फायरिंग में घायल सभी 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं होती रही हैं। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों का भी नार्को टेस्ट करवाने की चुनौती दी थी, जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने हामी भर दी। पहलवान बजरंग पुनिया ने इसके लिए लाइव टेस्ट कराने की शर्त रखी। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि कोई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। एक दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, तो वो अपनी जांच करवा लेंगे। अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। पहलवान पिछले कई दिनों से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उधर बिहार के समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बॉम्ब स्क्वाड ने भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर तलाशी ली। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों को जिन लोगों पर शक हुआ उनसे सवाल जवाब भी किए गए। बाद में पुलिस ने आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर हिरासत में ले लिया, लेकिन इस दौरान रेलवे स्टेशन पर लोगों में दहशत बनी रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि उनकी सेना को जल्द ही F-16 फाइटर जेट मिल जाएगा। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक के बाद जेलेंस्की ने यह भरोसा जताया। और जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद यूरोप के देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे देंगे। Я не можу поки що вам сказати скільки, це не секрет, я дійсно цього не знаю। हाल ही में हॉलैंड ने ऐलान किया था कि वो जेलेंस्की की सेना के लिए F-16 फाइटर जेट भेजेगा, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इस लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग देने का वादा किया। अमेरिका के F-16 की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए हवा से जमीन और एंटी शिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि यूक्रेन F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल रूस पर आक्रमण के लिए नहीं करेगा। अमेरिका के कहने पर यूरोप के कुछ देश जेलेंस्की की सेना को जल्द ही ये फाइटर जेट देने वाले हैं, जिसे पश्चिमी मीडिया रूसी सेना के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का घातक F-16 लड़ाकू विमान पुतिन के सैनिकों के लिए काल बन जाएगा। यही नहीं, इस विमान से रूस के इलाकों पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन बाइडेन ने भरोसा दिया कि यूक्रेन के सैनिक F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस पर आक्रमण के लिए कभी नहीं करेंगे। They will not use it to go on and move into Russian geographic territory. माना जा रहा है कि अगर अमेरिका के इस लड़ाकू विमान से रूस के इलाकों पर हमला किया गया तो पुतिन इसके लिए बाइडेन को माफ नहीं करेंगे। और इसीलिए रूस ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने की खबरों के बाद पश्चिमी देशों को धमकी दे दी। हाल ही में अमेरिका ने जेलेंस्की की सेना को यह फाइटर जेट देने के लिए यूरोपीय देशों को हरी झंडी दी थी।
और एक दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन की वायुसेना के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया। अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने भी जेलेंस्की की सेना को इस फाइटर जेट की ट्रेनिंग देने का वादा किया था, जिसके बाद रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले देशों पर रूस कड़ा हमला करेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना को डर है कि कहीं पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह F-16 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन में उसका खेल न बिगाड़ दें।